नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। द फील्ड के सुप्रीम कोर्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं DY चंद्रचूड़, उन पर उनकी नीयत पर ही शक जाहिर कर दिया, सवाल खड़े कर दिए। वो कैसे? 17 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ करते हैं इन दिनों, विक्टोरिया गौरी का नाम केंद्र सरकार को भेजते हैं जज बनाने के लिए। और विक्टोरिया गौरी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सबको हिंदुस्तान का दुश्मन मानती है। वो कहती है कि हरा रंग का मतलब इस्लाम, उजले रंग का मतलब क्रिश्चियन, और ये दोनों भारत की सुरक्षा और शांति अमन के लिए खतरा है। जब केंद्र सरकार के पास कोलेजियम भेजती है नाम विक्टोरिया गौरी का कि मद्रास हाई कोर्ट में विक्टोरिया गौरी को एडिशनल जज बनाया जाए, मतलब अतिरिक्त न्यायाधीश बनाने के बाद उनके काम को देखते हुए फिर 6 महीने 1 साल के बाद उनको परमानेंट जज बना दिया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया नियुक्ति की चलती है। केंद्र सरकार कल 11-12 बजे के बीच भारत के जो कानून मंत्री है जानकारी देते हैं ट्वीट के जरिए कि विक्टोरिया गौरी को हमने जज बना दिया है। विक्टोरिया गौरी बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी भी रही हैं, केरल की बीजेपी की इंचार्ज भी रही हैं, प्रभारी भी रही हैं। आनंद फानन में सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को बताते हैं आपने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइल पढ़ते हैं, कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नाम भेजा था और हमने भेज दिया था। जबकि हकीकत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने बता दिया, ये हकीकत भी बता दिया। जब इन विक्टोरिया गौरी का नाम जज बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भेजा था, उसी वक्त मद्रास के कुछ वकील चीफ जस्टिस को लेटर लिखे थे। ये कितना नफरती ख्याल रखती है, नफरती सोच रखती है दूसरे मजहबों के बारे में। सो आप प्लीज गौर करें और इनका नाम वापस लें। उस वक्त भी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ खामोश रहते हैं। जब सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया तो आनंद फानन में इन्होंने कहा कि कल इसकी सुनवाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला देने का या कुछ कहने का मतलब रह गया है, तो सिर्फ इतना मतलब रह गया है कि आजकल वो फैसला नहीं दे रहे हैं, आजकल वो संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। संविधान में तो सबके लिए, खासकर जजों को तो संविधान पता ही है, क्योंकि संविधान की व्याख्या की जिम्मेदारी तो इन्हीं को दी गई थी। और है भी कि जब जब संविधान पे मुश्किल आएगी या संविधान पढ़ने में दिक्कत होगी तो आप पढ़कर देश को बताएंगे कि ये संविधान के अनुसार है, ये संविधान के अनुसार नहीं है। संविधान के प्रस्तावना में 4 ही शब्द तो हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। और इन चारों को आप अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। ये हमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही बताया है। संविधान की जब जब व्याख्या हुई है तो उन लोगों ने ही बताया है कि आप ये चारों को अलग करके नहीं पढ़ सकते। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जब जिसको जज बना रहे हैं वो बंधुता की बात नहीं, वो नफरत की बात कर रहा है, उसको आप जज के लिए नाम भेज रहे हैं। आनंद फानन में इन्होंने कहा कल सुनवाई करेंगे। 10:30 बजे रात को एक ट्वीट आता है मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से, विक्टोरिया गौरी 10:35 पर शपथ ग्रहण करेंगी बतौर जज मद्रास हाईकोर्ट में। मतलब क्या था? संदेश साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार और हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एक साथ खड़े थे कि आपको लगे कि हम इंसाफ कर रहे हैं,
तो फिर सुबह सुबह जब हमने मोबाइल खोला, ट्वीट देखा, तो ट्वीट पे था 9 बजे ही सुनवाई कर लेंगे, अर्ली मॉर्निंग ही सुनवाई कर लेंगे। और उस खंडपीठ की अध्यक्षता कौन करेंगे? खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। फिर 9:15 पे ट्वीट आता है कि नहीं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नहीं करेंगे, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई इसकी सुनवाई करेंगे। ठीक 10:04 पर इसकी सुनवाई चालू हो जाती है और बिल्कुल 25-26 मिनट बचा है जब विक्टोरिया गौड़ी को शपथ लेना है। मामला तो सारा सेट था, ये तो दिखावा था, सुनवाई भी दिखावा था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के दौरान जो सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन थे, उन्होंने कहा कि हमारी चुनौती इतनी बड़ी है कि गौड़ी जो हैं उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है, राजनीति से तो हर कोई आया है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर भी एक बार दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने, VR कृष्ण अय्यर भी बने, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी थे, मंत्री भी रहे और वो जज भी बने। दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत बस इससे है कि उनकी नफरती और घृणा से भरे शब्द और भाषण को लेकर हमें विक्टोरिया गौड़ी की नियुक्ति को चुनौती दिया है सुप्रीम कोर्ट में। आप इसकी सुनवाई कीजिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की पीठ ने कहा कि ये नहीं माना जा सकता है कि कोलेजियम जो है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने नाम भेजा था सरकार के पास विक्टोरिया गौड़ी का, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि या उसके घृणा से भरे शब्द या भाषण से कोलेजियम अवगत नहीं था, जो बाद में सार्वजनिक डोमेन में आया। कहने का मतलब कोलेजियम बिल्कुल अवगत था। ये दोनों जजों ने साफ कहा कि हम मान नहीं सकते कि कोलेजियम को पता नहीं था। इसका मतलब क्या? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पता था। इस सरकार और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बीच एक म्यूचुअल और साइलेंट एग्रीमेंट था और आज की सुनवाई भी दिखावा था। इसी सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई हुई। जस्टिस KM जोसेफ सुनवाई कर रहे थे। नोएडा में एक लड़के को उसकी पहचान देखकर, वो टोपी लगाया है, ऑटो ड्राइवर है, और उसकी पिटाई होती है और नोएडा की पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती है। उसी केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस KM जोसेफ धर्मनिरपेक्ष देश में हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। जब हेट क्राइम के लिए जगह नहीं है तो हेट स्पीच के लिए मद्रास हाई कोर्ट में एक जज की नियुक्ति कैसे की जा सकती है? क्या संविधान को पढ़ा नहीं जा रहा है? क्या अपने अपने विचार को ही संविधान मान लिया गया है? अपनी सोच को ही संविधान मान लिया गया है? अब उस सोच में संविधान कहीं शामिल है ही नहीं। अगर हम विक्टोरिया गौड़ी की नियुक्ति की बात कर रहे हैं कि उसकी नियुक्ति हुई कैसे, और ये आप राजनीतिक पार्टी से हो सकते हैं, हर किसी का एक राजनीतिक विचारधारा होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन वह सोच अगर नफरत के आश्रय समाज या देश के अंदर दिखने लगे, वो खतरनाक है। विक्टोरिया गौड़ी के भाषण और शब्द और आर्टिकल्स, जो ट्वीट, वो सारे नफरत से भरे थे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक मुस्लिम या क्रिश्चियन की याचिका लेकर वहाँ पहुँचेगा और उसे हेट का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या न्यायपालिका, क्या सुप्रीम कोर्ट, देश के सामने एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा कर दिया है। क्या जुडिशियरी में अब वो जज आएंगे जो खुद हेट स्पीच देते हैं बाहर में और फिर उनकी नियुक्ति हो जाती है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस हेट स्पीच के केस को सुनने लायक रह जाएगी या हाई कोर्ट रह जाएगा? जिस सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है, इसके असर कितने खतरनाक हो रहे हैं शायद सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता है। अगर आज आप इसकी अनुमति दिए हैं तो तय मानिए आप भी इसके शिकार होंगे।
ये नफरत, हर यही बात केएम जोसेफ, जस्टिस केएम जोसेफ ने कल नोएडा पुलिस को कहा कि अगर आप इस पे संजीदा नहीं हो तो ये नफरत आपके दरवाजे पहुंचने वाला है। जस्टिस केएम जोसेफ शायद समझ गए हैं, इस नियुक्ति के जरिए ही समझ गए, तभी वो कल कोई कार्रवाई का ऑर्डर नहीं किए, नोएडा पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं किए। जैसे वो ऐसे बोल रहे थे जैसे एक धर्म प्रचारक नफरत के बारे में बोलता है कि ये गलत है, इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम था पनिशमेंट देना, जो सिस्टम चल रहा है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो पुलिस है। लेकिन कल जोसेफ साहब बिल्कुल ऐसे अंदाज में बोल रहे थे जैसे कोई वो उपदेश दे रहे हो, वो संविधान की व्याख्या भी नहीं कर पा रहे थे। क्या मतलब, एक कॉलेजियम जो 3 लोगों का था, जिसने जस्टिस गौड़ी के नाम का प्रपोजल सरकार के प्रस्ताव भेजा, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस केएम जोसेफ, क्या विक्टोरिया गौड़ी का नाम अकेला किसी जज ने फैसला किया? डीवाई चंद्रचूड़ का निजी फैसला था। अगर हम आप ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान पढ़ के फैसला दे रही है, तो अब यकीन कर लीजिए कोई संविधान नहीं पढ़ रहा है, अपने सोच को ही संविधान बना दे रहा है। बहुत आश्चर्यचकित लगा और बहुत ही एक त्रासदी है कि न्यायपालिका शायद अब संविधान को छोड़ चुकी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे विक्टोरिया गौड़ी के सारे आर्टिकल्स, वीडियो पब्लिक डोमेन में है, हर कोई देख सकता है। आरएसएस के मैगजीन में उनके लेख पड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजर में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हिंदू मेजोरिटेरियन माइंड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस पावर को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो हिंदू वोट बैंक के जरिए सत्ता में है? बहुत बार लगता होगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एबॉर्शन प्रेगनेंसी की सुनवाई कर रहा है। मतलब भारत में अंग्रेजी समाज जो है, भारत का हार्वर्ड नुमा जो सोसाइटी है, एक वो लिबरल सोसाइटी को सेटिस्फाई कर दीजिए, उसकी भूख अलग होती है, अंग्रेजी समाज की भूख अलग होती है। वो जमीन की भूख नहीं होती है, उसको जिंदा रहने की भूख नहीं है, वो अपनी सोच को सेटिस्फाई, उस सोच को सेटिस्फाइड कर रही है सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी तरफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जरिए जो पावर सत्ता में आई है उसको सेटिस्फाई कर रही है। आम जनता की तो कोई बात ही नहीं। आम जनता में मतलब जिसके लिए हेट स्पीच दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ हेट स्पीच दिया जा रहा है, आप एक उदाहरण बताइए जिसने हेट स्पीच दिया हो, जिसको जेल भेजा गया हो। आपको याद होगा दिल्ली दंगे में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि एक व्यक्ति का नाम दिया था कि ये दंगे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको इस पे एफआईआर करो। आज तक एफआईआर दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट तो की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा उदाहरण देकर बताए जिसमें वो एक भी हेट स्पीच और नफरत के बयानबाजी करने वालों को जेल भेज पाया है। मॉब लिंचिंग का आप केस ले लीजिए, जो भी आप केस नाम लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें संविधान का जिक्र करना है और संविधान सत्ता को नहीं पसंद है, तो फिर सत्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाना चाहती है। जिन लोगों ने संविधान बनाया था, संविधान का मसौदा तैयार किया था, जिसकी दुहाई हर दिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ करते हैं, जब वो कहते हैं हमारे देश का संविधान जो है उसमें नॉर्थ स्टार है, जुडिशियल रिव्यू, सरकार के फैसले को फिर से चेक और बैलेंस करने का, उसको जांचने का, परखने का, तो एक दबाव भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि संसद में जैसे खरीद फरोख्त होते हैं सत्ता बनाने और बचाने के लिए, राज्यों में मुख्यमंत्री हर पार्टी सत्ता विधायक खरीद कर बनाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई इस टाइप की खरीदगी होती है कि जज बिके होते हैं या नहीं बिके होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका रिस्पेक्ट हर कोई करता है। आप ये कतई मत सोचिएगा कि जैसे संसद और विधानसभाओं में
एमएलए और एमपी खरीदे जाते हैं, वैसे ही जज भी खरीदे और बेचे जाते हैं, बिकने को तैयार रहते हैं। हमारे जज बहुत ही ईमानदार हैं। शायद ईमानदारी ही है कि जब वो किसी का नाम जज के लिए भेजते हैं तो उनसे एक मानवीय भूल हो जाती होगी। आपको याद होगा कि अभी जनवरी के महीने में केंद्र सरकार ने 3 जजों का नाम वापस किया था। सौरभ कृपाल को जज बनाने का कोलेजियम ने फैसला किया था और सोमशेखर सुंदरेशन को जज बनाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोलेजियम ने वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाला, सार्वजनिक तौर पे, और सरकार को जवाब दिया कि सौरभ कृपाल जिस पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, वो स्वीडिश नागरिक है, लेकिन सरकार के और भी संवैधानिक पदों पे जो बैठे हैं वो भी विदेशी लोगों, उनके भी निजी रिश्ते विदेशी लोगों से हैं, वो भी निजी रिश्तों में विदेशी लोगों के संपर्क में है। खुद हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, उनकी पत्नी जापानी है, ये भी जिक्र कर देते हैं। चीफ जस्टिस हमारे कह नहीं पाए कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी जापानी है और वो भी संवैधानिक पद पे है। जयशंकर साहब तो विदेश मंत्री हैं, पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट इधर से उधर कर दें, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सरकार को आपत्ति थी, सौरभ कृपाल नहीं बोल पाए डीवाई। और ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सौरभ कृपाल का नाम भेज रहे थे सरकार के पास। सौरभ कृपाल का नाम पिछले 5 साल से सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम भेज रही है और सरकार उनको जज नहीं बना रही है। ये मत सोचिएगा कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बड़े ऊंचे ख्याल के हैं। हाँ, उस फाइल को ये बार बार भेजते रहते हैं, बने नहीं बने उसका गारंटी नहीं, लेकिन जिसका एक का फाइल भेजे वो बन गया और इनको पता था कि वो बनाई जाएगी गौरी विक्टोरिया। आज इन चीज़ों का असर क्यों पड़ रहा है? क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट सोमशेखर सुंदरेशन के नियुक्ति के बारे में सरकार को ये बता पाया कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा है या टीका टिप्पणी कर रहा है तो गलत कैसे है? सरकार से सुप्रीम कोर्ट को नहीं पूछना चाहिए था कि सरकार क्या चाहती है कि ऐसे पुरुष और महिलाओं से सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका को पैक कर दे, भर दे, जो उनकी बात माने, उनकी आलोचना न करे, उनके हर कार्य का समर्थन करे। क्या देश को ऐसी न्यायपालिका हम देने जा रहे हैं? शायद ऐसी देने जा रहे हैं। खैर, इसी बीच आपको एक और खबर बताएं कि 3 फरवरी को महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच में एक सामाजिक कार्यकर्ता सैयद ओसामा पहुंचते हैं और कहते हैं महाराष्ट्र पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है। मॉक ड्रिल का क्या मतलब? मॉक ड्रिल का मतलब एक रिहर्सल होता है। पुलिस एक रिहर्सल करती है कि अचानक एक सिचुएशन आ जाए, हालात आ जाए तो उससे कैसे निपटेंगे। और ये 3 जगह रिहर्सल हो चुका है, अहमदनगर, चंद्रपुर और औरंगाबाद में, जहाँ एक पुलिसकर्मी आतंकवादी की भूमिका में दिखाई देता है, जो आम मुसलमानों जैसा टोपी लगाता है, कुर्ते पैजामा पहनता है और फिर वो नारा ए तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगाता है और फिर पुलिस उस पर कार्रवाई करनी चालू करती है कि देखो ये दंगाई आ गया। सैयद ओसामा इस केस को लेकर औरंगाबाद बेंच के पास पहुंचते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है। उनका कहने का मतलब है कि पुलिस बल जो है, हमारी फोर्स जो है, अभी हम बता रहे थे आपको कि इसका असर कितना खतरनाक पड़ता है। मतलब कोर्ट अगर ऐसे नफरती लोगों को जज बनाने लगे तो पुलिस के लोग क्या करते हैं वो आप सुन लीजिए। तो पुलिस फोर्स के बीच एक बायसनेस आ गया है कि आतंकवादी कुर्ता पैजामा पहनते हैं, दंगाई कुर्ता पैजामा पहनते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, नारे तकबीर के नारे लगाते हैं। तो पुलिस फोर्स फिर कैसे, आप समझ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 को समझ पाएगी। 14 में तो कहा गया है सारे नागरिक बराबर हैं। अगर दंगाई को कोई मजहबी आधार पे नहीं देखा जा सकता।
और जिसको आप टोपी पहनाकर दंगाई बता रहे हैं, अल्लाह अकबर और नारे तकबीर का नारा लगा रहे हैं, वो भी तो इस देश का हिस्सा है, वो भी तो इस देश का नागरिक है, उसको भी तो अनुच्छेद 21 प्राप्त है, वो भी तो इस सम्मान के साथ जिंदगी जीना चाहता है और जीता है। अगर आप उसको आतंकवादी और दंगाई के रूप में पेश करेंगे तो क्या उसका पुलिस के ऊपर विश्वास रह पाएगा? क्या हमारा अनुच्छेद 15 क्या कहता है? आप किसी नागरिक के बीच भेद रंग को लेकर, धर्म को लेकर नहीं करेंगे, जाति को लेकर नहीं करेंगे, लिंग को लेकर नहीं करेंगे, लेकिन आप एक सेक्शन को ही दंगाई मान के उनको आप नारे भी वैसे ही लगवा रहे हो, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अरे ये तो धार्मिक नारे हैं, ये दंगे के नारे थोड़े हैं। दंगे में काटो मारो के नारे चलते हैं, लेकिन आपने क्या किया, एक धार्मिक नारे को आपने दंगे के नारे में तब्दील किया। ये पुलिस बल के अंदर, फोर्स के अंदर, पुलिस फोर्स जब ऐसा सोचना चालू कर देगी तो बहुत सारे सवाल पैदा होने लगेंगे। बम्बई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने इस केस को सुना और 3 फरवरी को ऑर्डर किया कि जाकर आप सरकारी वकील को कि आप इसका जवाब दीजिए। सरकारी वकील 6 फरवरी को कोर्ट में फिर से आया, बोले हाँ ये हुआ है। इतना ही नहीं, पुलिस फोर्स ने जो नाटक बनाया, जो ड्रामा बनाया, प्रदर्शनी बनाई लोगों को दिखाने के लिए, उसमें एक समुदाय के लोगों को ही दिखाया गया कि ये दंगा करते हैं, ये आतंकवादी हैं। तो सैयद उसामा जो सामाजिक कार्यकर्ता है पहुंचे कि कितनी गलत बात हो रही, एक हिंसक समाज बना रहे हैं। उसामा ने जो याचिका लगाई उसमें ये लगाया कि जो पुलिस के अधिकारियों ने ये काम किया है, पहले फौरन ऐसे मॉक ड्रिल पे आप रोक लगाए और जिन पुलिस अधिकारियों ने ये काम किया है उनको आप जिम्मेदार बनाएं, उनकी जिम्मेदारी तय करें, जवाबदेही तय करें कि ऐसा कैसे हुआ। वरना एक समुदाय के अंदर, मुस्लिम समुदाय के अंदर तो अशांति फैल जाएगी, डर का माहौल होगा। दूसरा सवाल यह भी है, इस तरह की मॉक ड्रिल क्यों हो रहे हैं? कहीं कोई बड़ी साजिश होने वाली है क्या? आप मुस्लिम आबादी का नरसंहार करने वाले हैं, जेनोसाइड करने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रही है हमारी पुलिस फोर्स? ये सवाल आएंगे। क्या पहले से समाज को ये बताया जा रहा है? जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कोई कह रहा है छुरी पकड़ लो, कोई कह रहा है तलवार पकड़ लो, पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है, तो क्या एक साथ टूटने की तैयारी है मुस्लिम आबादी पे कि कहीं एक छोटी घटना हो उसको बहाना बनाकर बिल्कुल गुजरात दंगे का दूसरा संस्करण तैयार कर दिया जाए? कहीं ऐसी कोई तैयारी तो नहीं है। खैर, औरंगाबाद हाई कोर्ट ने फौरन पुलिस को कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे और अगली सुनवाई 10 फरवरी 2023 को रखा कि आप अभी जहाँ पे भी ये कार्रवाई कर रहे हैं इस पर मैं रोक लगाता हूँ। तो कोर्ट का मतलब यह भी होता है, कोर्ट का मतलब ये नहीं होता है जो हेट फैलाए, जो नफरत फैलाए उसी को जज बना दीजिए, जो नफरत फैलाए उसको रोकिए। बहुत बहुत शुक्रिया।